नमस्कार और स्वागत है आप सभी महत्वाकांक्षी छात्र एवं अन्य दर्शकों का ग्रोथ माउंट यूपीएससी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर प्रतिदिन प्रदर्शित होने वाली ऐसी संधि सेवा एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण उपयोगी ऐसी संशोधित संपादकीय विश्लेषण की आज की चर्चा में मैं हूं आपके साथ ध्रुव जानी। आज का दिन एक मीडिया रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे। वैसे ये मीडिया रिपोर्ट कम एडिटोरियल ज़्यादा है। द हिंदू इसका सोर्स है और चीन हमारा जो पड़ोसी देश है और आजकल फर्स्ट टायर हमारा दुश्मन है, उसके आंतरिक नीति के बारे में है और उसकी वहाँ की जो पॉपुलेशन है, वहाँ की उनकी जो पॉपुलेशन पॉलिसी है, उनके बारे में ये लेख है। एक नया अमेंडमेंट आया है, नया डेवलपमेंट आया है, उसको देखना है और कैसे भारत को इससे सीखना है वो भी यहाँ में जो इस पूरी चर्चा में से समझना है। शुरू करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया, द हिंदू का ये पूरा का पूरा आर्टिकल है। जैसे वो टाइटल दृश्यमान है, चाइना फॉर्मली पासेस 3 चाइल्ड पॉलिसी इनटू लॉ। ठीक है, घोषणा जो है इस पर्टिकुलर कदम की ये उन्होंने इस वर्ष के शुरुआत में ही कर दी थी, यानी कि 2021 के शुरुआत में ही। मगर फॉर्मली या आप कह लीजिए कि अधिकृत रूप से या जो है वैधानिक दृष्टि से अब ये चाइना ने कदम उठाया है। एसोसिएट सब्जेक्ट्स यानी कि इसका एग्जाम रिलेवेंस देखे, चाहे वो संधि सेवा हो, चाहे वो राज्य की जो है संधि सेवाएं हो, चाहे वो कोई भी किस्म की प्रतियोगिता परीक्षाएं हो, तो जीएस पेपर 2 हमने यहाँ मॉडल के रूप में यूपीएससी के जो सिलेबस है उनको रखा है। तो उसके तहत जीएस पेपर 2 इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स ऑन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज ऑन इंडियाज इंटरेस्ट। ठीक है, तो यहाँ ये जो चाइनीज कदम है, जो चीन के द्वारा उठाया गया कदम है, वो भारत को कैसे प्रभावित कर सकता है, भारत इससे क्या सीख सकता है, इत्यादि चीज़ें हमें यहाँ आज देखनी है, समझनी है। शुरू करेंगे हमारी मूल चर्चा। जैसे आपको मालूम है, एक कार्य सूची के तहत हम चीज़ों को समझते हैं और यहाँ चर्चा करते हैं। आज भी एक कार्य सूची मौजूद है जिनमें 3 बिंदु देखने हैं। सबसे प्रथम चर्चा में क्यों, उसकी चर्चा करेंगे। फिर हाईलाइट्स ऑफ द आर्टिकल देखेंगे, यानी कि जो लेख है, जो संपादकीय लेख, जो बेनाम है मगर अपने आप में महत्वपूर्ण है और काफ़ी सारी चीज़ों को स्पष्ट करता है, उसको देखेंगे। और उसके संबंधी जो कोई अलग अलग इंफॉर्मेशन है, जो कोई माहिती है, तो उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। रही बात कवर की, तो आपको यहाँ चाइनीज लेजिस्लेचर दृश्यमान है, ये चाइनीज पार्लियामेंट है और जहाँ जो चाइना की एकमात्र पार्टी है, ठीक है, जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है, वो यहाँ जो है शासन करती है, उनका ही प्रशासन चलता है। तो उनके द्वारा ये कदम जो है वो उठाया गया था, समझेंगे। शुरू करेंगे मूल चर्चा वाई न्यूज़ से। देखिए, 2 बिंदु समझने हैं। सबसे प्रथम कहा गया है कि चाइनीज लेजिस्लेचर फॉर्मली अमेंडेड द कंट्रीज फैमिली प्लानिंग रूल टू अलाउ कपल्स टू हैव 3 चिल्ड्रन। यस, यानी कि जो तीसरा बच्चा था उसको वैधानिक रूप से अब छुट्टी मिल गई है, अब छूट मिल गई है कि जो कोई भी मैरिड कपल्स होंगे वो अब तीसरा बच्चा भी जो है कर सकेंगे। और यहाँ कंट्री का जो फैमिली प्लानिंग जो कानून था, जो कुटुंब नियोजन कानून था, उसमें यह फेरफार किया गया है ताकि तीसरे बच्चे को वैधानिक बनाया जाए, तीसरे बच्चे को डिक्रिमिनलाइज किया जाए या लीगलाइज किया जाए। ठीक है, तो ये यहाँ वाई न्यूज़ का प्रथम मुद्दा, यहाँ से ये बात हमारे सामने आई है। Along with it, a number of policies aimed at boosting declining birth rates also announced. Yes, प्रति 10 वर्ष चीन में जो है जनगणना होती है, भारत के जैसे ही प्रति 10 वर्ष। तो पिछले साल जनगणना हुई चीन में, उनके द्वारा एक चेतावनी जो है वो रखी गई चीन के प्रशासन के सामने कि भाई अगर हमने हमारा जो गिरता हुआ जन्म दर है, अगर हमने उसे नहीं संभाला तो आने वाले समय में चाइना के लिए ये बहुत ही मुश्किल होगा। चाइना में एजिंग क्राइसिस जो है वो शुरू हो सकते हैं। और इनफैक्ट कई विशेषज्ञों के द्वारा तो माना भी जा रहा है कि आज ही ये एजिंग क्राइसिस शुरू हो गए हैं। तो सरकार ने क्या किया कि भाई कई सारे ऐसे कदम भी उठाए, इस घोषणा के साथ कई सारे ऐसे कदम भी उठाए जो अपने आप में जो गिरता जन्म दर है उसे कम करे और जन्म दर में एक वृद्धि को जो है वृद्धि में परिणमित हो। ठीक है, तो उसके लिए ये कई सारी ऐसी पॉलिसीज बनाई गई, कई सारे ऐसे पॉलिसी मेजर्स भी लिए गए हैं, ऐसा यहाँ कहा गया है। तो ये 2 बिंदु जो कि हमने देखे चर्चा में क्यों है या वाई न्यूज़ में से। अब दूसरे बिंदु पर हमें हाईलाइट्स ऑफ द आर्टिकल देखनी है, यानी कि जो कुछ महत्वपूर्ण बातें जो इस आर्टिकल ने स्पष्ट की है हमारे सामने, एक के बाद एक चीज़ों को देखेंगे और बहुत ही सारी अच्छी माहितियाँ यहाँ इस आर्टिकल में हमें मिलती है, जिनमें से सबसे प्रथम है स्टैंडिंग कमेटी ऑफ चाइनीज पार्लियामेंट पास्ड एन अमेंडमेंट टू द पॉपुलेशन एंड फैमिली प्लानिंग लॉ ऑफ द कंट्री। यस, ये वो लॉ है जिसकी मैंने आपको बात की। फैमिली प्लानिंग, चीन का फैमिली प्लानिंग जिनमें 2 बच्चों की ही अनुमति थी। ठीक है, तीसरा बच्चा जो है वो अपने आप में अवैधानिक माना जाता था और उसके लिए वहाँ सजा का भी प्रावधान था। अब
वही जो है कानूनों में, वही नियमों में यहाँ अमेंडमेंट किया गया है, सुधार किया गया है, जिससे तीसरे बच्चे को अनुमति देने का प्रयास किया गया है। और ये पूरा का पूरा निर्णय जो है वो स्टैंडिंग कमेटी ऑफ चाइनीज पार्लियामेंट ने लिया। देखिए पार्लियामेंट जो है चाइनीज की वो थोड़ी सी अलग है, भारत के जैसी नहीं है। वहाँ जो है मोनो रीजनल पार्टी रिजाइन है और यहाँ हमारे मल्टी रीजनल पार्टी रिजाइन है। तो एक तरीके से फंडामेंटली चाइनीज पार्लियामेंट का जो कार्य है वो भारत से भिन्न है। किसी और जो है अगर मौका मिला किसी और दिन तो इस पर्टिकुलर चीज़ को भी हम लोग बहुत ही एक्सप्लोर करेंगे अच्छी तरीके से, ताकि चाइनीज़ प्रशासन कैसे कार्य करता है और वहाँ की जो विधायिका है वो भी कैसे कार्य करती है वो हम जान सकें। मगर आज हमें मात्र यही समझना है कि वहाँ की पार्लियामेंट की जो स्टैंडिंग कमेटी होती है, जो कि कोर कमेटी होती है, उसके द्वारा ये फैसला लिया गया अमेंडमेंट का। दूसरा बिंदु कहता है कि अमेंडेड लॉज कॉल्स ऑन अथॉरिटीज टू टेक सपोर्टिव स्टेप्स टू रिड्यूस फैमिलीज बर्डन एज वेल एज कॉस्ट ऑफ रेजिंग एंड एजुकेटिंग चिल्ड्रन। यस, चीन में अगर हम लोग एवरेज एक कैलकुलेशन करें तो वहाँ पर बच्चे की परवरिश और उसका शिक्षण दोनों ही बहुत ही महंगे हैं। तो यहाँ इस अमेंडमेंट जो लॉज है, जो यहाँ सुधरे हुए जो कानून है, उनका एक ये भी मकसद है कि यहाँ जो कॉस्ट रहती है किसी भी बच्चे की परवरिश की, किसी भी बच्चे को बड़ा करने की, उसे शिक्षित बनाने की, उसमें भी यहाँ धीरे धीरे कमी जो है वो रखने का प्रावधान रखा गया है। अन्यथा जो पेरेंट्स होंगे वही सामने से जो है तीसरे बच्चे की इच्छा नहीं रखेंगे, क्योंकि उसका बर्डन ही अपने आप में कुटुंब के ऊपर ज़्यादा रहेगा। तो यहाँ ये भी एक अहम कदम लिया गया है, ठीक है, कि उसका एजुकेशन भी, जो नवजात शिशु है उसका एजुकेशन जो है वो भी किफ़ायती हो और साथ में उसकी परवरिश भी, उसकी रेजिंग जो है वो भी किफ़ायती हो, उसका भी यहाँ ध्यान रखा गया है। उसके बाद देखें तो स्टेप्स टू बी टेकन इन वेरियस सेक्टर्स। यस, कई सारे क्षेत्रों में यहाँ कदम उठाने का जो जिक्र किया गया है, जिनमें से सबसे प्रथम है फाइनेंस, यानी कि जो लोन सेक्टर है, क्रेडिट सेक्टर है, उसे थोड़ा जो किफ़ायती बनाया जाए। टैक्सेस में भी वहाँ के नागरिकों को एक किस्म की राहत दी जाए। इंश्योरेंस, हाउसिंग, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो दिस आर द वेरियस सेक्टर्स विच आर टू बी फोकस्ड एंड विच आर टू बी फोकस्ड फॉर रेजिंग बर्थ रेट, ठीक है। तो ये यहाँ इन सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान देने का प्रयास भी चाइनीज अथॉरिटी के द्वारा वर्तमान समय में हो रहा है। देन आफ्टर रूलिंग कम्युनिस्ट पार्टी अनाउंस्ड इन मे, जिसका मैंने जिक्र किया कि ये पूरा का पूरा जो मुद्दा था, इसकी घोषणा तो इस वर्ष के शुरुआत में ही हो गई थी, यानी कि 5वें महीने में हो गई थी। दैट कपल्स इन चाइना वुड हैव फॉर द फर्स्ट टाइम टू हैव ए थर्ड चाइल्ड। यस, दे विल गेट द फर्स्ट टाइम अपॉर्चुनिटी टू हैव 3 चाइल्ड। तो ये भी जो है एक मेडन डेवलपमेंट है जो कि चीन ने देखा, मॉडर्न चीन ने देखा। फिर उसके बाद देखें तो इन ईयर 2016 टू चाइल्ड पॉलिसी वाज इंट्रोड्यूस्ड दैट लार्जली failed to boost birth rate। यस, 2016 में 2 चाइल्ड पॉलिसी, देखिए चीन ने 1 चाइल्ड पॉलिसी भी देखी है, 2 चाइल्ड पॉलिसी भी देखी है और अब ये 3 चाइल्ड पॉलिसी के दौर से गुजर रहा है। तो यहाँ 2 चाइल्ड पॉलिसी जो है वो 2016 से वहाँ लागू हुई थी और उसका अमलीकरण भी बहुत ही सख्ती से होता था। और आप देख सकते हैं कि कैसे ये जो है बर्थ रेट को बूस्ट करने में फेल रहेगी। और आज अगर प्रोपोर्शन की दृष्टि से देखें तो चीन में जो डिपेंडेंट एज वाली संख्या है, यानी कि पोस्ट रिटायर एज वाली संख्या है 60+, वो बहुत ही ज़्यादा है, या आप ओल्ड एज भी उसे कह सकते हैं। देन आफ्टर मेनी सर्वेज इन चाइना कंक्लूडेड दैट चीफ रीजन वाई चाइनीज कपल प्रीफर 1 चाइल्ड इज मच कॉस्ट ऑफ रेजिंग एंड एजुकेटिंग चाइल्ड। यस, और जो हमने कदम देखा सरकारी, ठीक है, कि सरकार ने एक तरीके से अलग अलग क्षेत्रों को किफ़ायती करने का प्रयास किया। तो ये प्रयास इस सर्वेक्षण के आधार के ऊपर है, इस सर्वेक्षणों के आधार के ऊपर है। और ये सर्वेक्षण क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि मुख्य रीज़न ही ये है, मुख्य कारण ही ये है कि क्यों जो चाइनीज़ मैरिड कपल्स होते हैं वे ज़्यादा बच्चों का आग्रह नहीं रखते हैं, ठीक है। उसका प्रमुख कारण ही ये है कि उनके परवरिश का दबाव ही इतना है कि पूरे फैमिली के ऊपर, पूरे कुटुंब के ऊपर वो बोझ बन जाता है। तो ये एक जो है एक मुख्य फाइंडिंग्स है जो कि वहाँ के कई सारे सर्वेज में देखने को मिली। देन आफ्टर चाइनाज रेगुलेटर हैव टेकन ड्रास्टिक मेजर्स टू रिड्यूस एजुकेशन कॉस्ट। यस, ठीक है, अलग अलग क्षेत्रों में तो ये प्रयास कर ही रहे हैं जो सूची हमने देखी, मगर यहाँ एजुकेशन में एक प्रकार से उनके दाम एजुकेशन के कम रहे
उनकी लागत कम रहे, उसके लिए भी चाइना के प्रशासकों ने एक जो है अहम कदम, विशेष कदम उठाया है। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स इन चाइनीज प्रेस, प्राइवेट एजुकेशन इंडस्ट्री में बी ऑर्डर टू गो नॉन प्रॉफिट। यस, और ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि चीनी गवर्नमेंट जो वहाँ का प्राइवेट एजुकेशन सेक्टर है उनको बोल दे कि भाई आप नॉन प्रॉफिट मोड में आ जाओ, किसी भी किस्म का मुनाफा जो है वो आप ना करो। और इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो ऐसा आदेश नहीं दे सकती, ठीक है, क्योंकि यहाँ हमारे मूलभूत अधिकार है, मानवाधिकार है। मगर यहाँ चीन में ऐसी कोई बात नहीं है, साम्यवादी शासन है, तो यह सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पॉसिबल है। इट इज़ नॉट पॉसिबल इन इंडिया, ठीक है। मगर यहाँ चीनी प्रेस में ऐसी खबरें आ रही है कि हो सकता है कि चीनी सरकार प्राइवेट सेक्टर्स एजुकेशन को या एजुकेशनिस्ट को आदेश दे कि वो नॉन प्रॉफिट मोड पर चले और किसी भी किस्म का मुनाफा ना करे, एजुकेशन का दाम जो है वो कम करे या उसकी लागत कम करे। उसके बाद चेंजेस केम इन वेक ऑफ चाइनाज वंस इन 10 ईयर पॉपुलेशन सेंसस। यस, ठीक है, ये सरकार के द्वारा जो ये त्वरित कदम उठाए गए उसका मेन कारण है वहाँ जो है प्रदर्शित हुआ, बीते वर्ष प्रदर्शित हुआ वहाँ का सेंसस या वहाँ की जनगणना। इट रिकॉर्डेड रैपिडली डिक्लाइनिंग बर्थ रेट ओवर द पास्ट डिकेड। यस, पिछले दशक में तेजी से जन्म दर में गिरावट जो है वो यहाँ इस जनगणना में देखने को मिली और उसी का रिफ्लेक्शन जो है वो आज यहाँ इस सरकारी नीति में है चीन की। तो ये बात रही यहाँ मीडिया रिपोर्ट की, ठीक है। एक और मुद्दा है जो कहता है कि हुआंग वेनजेंग, फेलो सेंटर फॉर China and globalization is in Beijing told Global China Television Network that aging crisis might be the biggest challenge Chinese nation face in next century years। ये उनके ही एक नागरिक है और फेलो रिसर्चर है और एक बहुत ही प्रतिष्ठित संस्था के साथ बीजिंग में जुड़े हुए हैं। उन्होंने चाइना के जो है ग्लोबल टेलीविजन नेटवर्क को बोला कि भाई जो चीन जो है, अगर चीन के सामने कोई खतरा है, कोई चुनौती है, तो वो अपने आप में उनकी आंतरिक चुनौती है और वो है एजिंग क्राइसिस, ठीक है। यानी कि चीन जो है वो बूढ़ा होने जा रहा है, चीन का बुढ़ापा अपने आप में उसके लिए एक संकट हो सकता है, ये बात उसने रखी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि हमें यहाँ हाइलाइट्स ऑफ आर्टिकल में देखनी थी, बहुत सारी माहितियों के साथ हमको वाकिफ़ करवाया, ठीक है। और यही ताकत होती है जो न्यूज़पेपर्स में प्रदर्शित होते हैं, एडिटोरियल्स और मीडिया रिपोर्ट्स उनकी, जिसका जिक्र मैं कई बार आपके सामने कर चुका हूँ। देन आफ्टर अदर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन में हमें कई सारी चीज़ें देखनी है जिनमें हमें रीजंस मिलेंगे कि चीनी सरकार का मुख्य कारण क्या था कि ऐसा कदम वो उठाया और यहाँ से भारत को जो है क्या सीख लेनी चाहिए, दोनों को यहीं स्पष्ट करेंगे। सबसे प्रथम, अकॉर्डिंग टू नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑफ चाइना, 12 मिलियन बेबीज वर बोर्न लास्ट ईयर एंड इट इज ओनली 12 मिलियन बेबीज, ठीक है। ये आंक जो है वो बहुत ही कम है और यही चीन के लिए बहुत ही चिंताजनक है। लोएस्ट नंबर सिंस 1961, 1961 से चीन के लिए यह सबसे कम जो है जन्म आंक है प्रति वर्ष का। फिर उसके बाद टोटल पॉपुलेशन देखें आज, अकॉर्डिंग टू सेंसस विच वाज हैपेंड इन 2020, तो 1.41 बिलियन और 2010 में ये था 1.33 बिलियन। तो अब देखिए बहुत ही कम इजाफा हुआ है, ठीक है। देयर इज अ इंक्रीज बट द इंक्रीज इज एक्चुअली वेरी लो। अगर यहाँ हम भारत के आंकड़े रखें, ठीक है, तो भारत की तेजी जो है वो चीन से कई गुना ज़्यादा है, ठीक है। ये बात सच है कि आज चीन की जो आबादी है वो विश्व में सबसे बड़ी है, मगर जो तेज़ी है वो भारत की सबसे ज़्यादा है और आने वाले वर्षों में भारत चीन को ओवरटेक कर लेगा। तो 2010 में 1.33 बिलियन एंड 2020 में 1.41 बिलियन, यानी कि 141 करोड़ और 133 करोड़, मात्र 8 करोड़ का ही इजाफा देखने को मिला है पूरे 10 वर्ष में, ठीक है। तो ये बहुत ही कम है। इंक्रीज ऑफ ओनली 72 मिलियन सिंस लास्ट सेंसस, 72 मिलियन यानी कि 7.2 करोड़, ये इसका स्पेसिफिक डिजिट है, ये हमारा अनुमान था, ठीक है। तो ये परिस्थिति है, तो ये भी एक कारण है कि चीन अपने यहाँ जन्म दर को एक प्रकार से बूस्ट करने की बात कर रहा है या बूस्ट करना चाहता है। फिर उसके बाद पॉपुलेशन एज ग्रुप वाइज, देखिए यहाँ पॉपुलेशन एज ग्रुप वाइज हमें अगर देखनी हो चीन की,
तो ओवर 60 ईयर्स देयर आर टोटल 264 मिलियंस, यानी कि 26.4 करोड़। 60 वर्ष की आयु से ऊपर के लोग हैं, अप बाई 5.44%। अगर लास्ट सेंसस की बात करें 2010 की, ठीक है, तो उससे 5.44 गुना ज्यादा जो है यहाँ एक वृद्धि देखने को मिली है ओवर 60 ईयर्स की आबादी में, अकाउंटिंग फॉर 18.70 ऑफ टोटल पॉपुलेशन। यस, पूरी पॉपुलेशन की 18.70 यानी कि 19 के करीब, यानी कि 20 के करीब, ठीक है, 5वां भाग वहां ओवर द 60 ईयर्स का है चीन की पॉपुलेशन में। ऐसा एक मोटा मोटा मत आप बांध सकते हो। 15 टू 59 ईयर्स यानी कि यह एक कोर वर्किंग पॉपुलेशन है, वर्किंग पॉपुलेशन। इनको डिपेंडेंट कहा जाता है, वाइल 0 टू 15 को भी या 0 टू 14 को भी यहाँ डिपेंडेंट ही कहते हैं। 894 मिलियंस यानी कि 89.4 करोड़, डाउन बाई 6.79%। देखिए पिछले जो है जनगणना के मुकाबले यहाँ एक गिरावट देखने को मिली है इसके दर में। यहाँ में इजाफा देखने को मिला है ओवर 60 ईयर्स, और यहाँ में एक गिरावट देखने को मिली है। यह कोर वर्किंग पॉपुलेशन है। अगर ये कम होती जाएगी तो चीन में एजिंग क्राइसिस बढ़ेगा, यहाँ इजाफा होगा, यहाँ से कमी होगी, ठीक है। तो ये सारे कारणों की वजह से चीन की सरकार जो है वो त्वरित ही जो है एक्शन में आ गई है, और युद्ध स्तर पर, युद्ध तेजी से यहाँ जो है पॉलिसी निर्माण का और उनके इम्प्लीमेंटेशन का कार्य जो है वो भी उन्होंने शुरू कर दिया है। दिस एज ग्रुप अकाउंट्स फॉर 63.35%, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट विल डिक्रीज, ठीक है। और यही चीन के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। यहाँ से भारत को क्या जो है सबक मिलना चाहिए? भारत को ये सबक मिलना चाहिए कि एक भी किस्म की जो कुटुंब नियोजन की नीतियां हैं उनका अमलीकरण यहाँ ऐसी सख्तीकरण से नहीं हो सकता है। चीन ने जैसे इस पॉलिसी का अमलीकरण किया और अब आज पछता रहा है, वैसे ही भारत जो है वो किसी भी किस्म की ऐसी नीति का इम्प्लीमेंटेशन नहीं करना चाहिए या नहीं कर सकता, नहीं तो बाद में भारत को भी पछताना पड़ेगा। भारत में भी एजिंग क्राइसिस बढ़ जाएंगे, ठीक है, जन्म दर नीचे आ जाएगा। तो ये सारी जो है चुनौतियाँ भारत के सामने है। भारत को एक प्रकार से अपनी संरचना अनुरूप एक कस्टमाइज्ड पॉलिसी घड़नी चाहिए, ठीक है, जहाँ पॉपुलेशन जो है बढ़ता कम हो या उसमें वृद्धि कम हो, वहीं एजिंग क्राइसिस जो है उसका भी किसी भी प्रकार से संकट ना हो। तो एक प्रकार की ऐसी कस्टमाइज्ड विशेष नीति भारत को चाहिए, ठीक है। फिर आगे चाइनाज वर्किंग पॉपुलेशन यानी कि 15 टू 59 वाज एट पीक इन 2011 विथ 925 मिलियंस। यस, तो ये यहाँ से कम होती जा रही है। अगर हम ग्राफ देखें चीन की पॉपुलेशन का, तो ये 2011 कह लीजिए, तो ये पिक के ऊपर है 15 टू 59 यानी कि कोर वर्किंग पॉपुलेशन, मगर 2011 से इसमें कमी देखने को मिलती है, ठीक है। और ये फर्दर ऐसा जाएगा, विच इज डेंजरस फॉर एनी नेशन। वर्किंग एज पॉपुलेशन वुड ड्रॉप टू 700 मिलियंस। यस, यहाँ एक अनुमान भी मौजूद है, इट विल ड्रॉप टू 700 मिलियंस यानी कि मात्र 70 करोड़ लोग ही रहेंगे बाई 2025 बिटवीन द वर्किंग एज ग्रुप यानी कि 15 टू 59, ठीक है। तो ये भी अपने आप में चीन के लिए एक चुनौती है, और इसी के लिए चीन ने आज पॉलिसी मेजर्स की एक श्रृंखला जो है वो घोषित कर दी है, और इसका अमलीकरण भी बहुत ही सख्ती से वहाँ किया जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि हमें यहाँ आज समझनी थी। चीन के बारे में तथ्यात्मक माहितियाँ तो समझी ही हमने, मगर साथ में भारत को भी क्या करना चाहिए, भारत के लिए क्या अनुकूल है वो भी देखा, और चीन के इस कदम के पीछे का कारण भी देखा कि ये सारे कारण है, और आंकड़ों की मदद से भी हमने हमारे कारणों को स्पष्ट किया, हमारे कारणों को हमने उदाहरण दिया। तो यहाँ से आज की चर्चा जो है वो जो है समाप्त होने की शुरुआत होती है, और इससे प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से तो प्रश्न पूछे ही जा सकते हैं, मगर मेंस एवं इंटरव्यू के लिए भी यहाँ आपकी राय ली जा सकती है। तो ऐसा ही एक मॉडल क्वेश्चन मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे सामने है, जो आपके स्क्रीन के ऊपर है। चीन में तीसरे बच्चे को वैध रूप से मंजूरी मिल गई है। चीनी प्रशासन के ये कदम के कारणों की चर्चा कीजिए। चाइना लीगलाइज्ड डिक्रिमिनलाइज्ड थर्ड चाइल्ड टू मैरिड कपल, डिस्कस रीजंस बिहाइंड दिस मूव ऑफ चाइनीज एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ से आप आपके उत्तर लेखन की भी जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। साथ ही में यूपीएससी को आप लाइक कीजिए हमारे वीडियोस को,
साथ ही में सब्सक्राइब कीजिए हमारी चैनल और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो महत्वाकांक्षी गंभीर विद्यार्थी है उन तक यह रिसर्च कंटेंट पहुंचे, उनको परीक्षा में हम उपयोगी बने। प्लस हमारी जो वेबसाइट है इट इज़ अबाउट टू फिनिश, हम लोग उसके ऊपर काम कर रहे हैं और बहुत ही जल्द यानी कि प्रोबेबली जन्माष्टमी के बाद वी आर गोइंग लाइव, तो आप वहाँ से रिसर्च कंटेंट के पीडीएफ एवं जो ब्लॉग्स है उसमें से भी आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं और चीज़ों को जो है आपके एग्ज़ाम के लिए तैयार कर सकते हैं। साथ ही में माइंड मैप्स जो यहाँ हम पढ़ते हैं, इस माइंड मैप्स का भी वहाँ जो है एक आपको लिंक दिया जाएगा जहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ जेपीजी और पीडीएफ। वो अभी हम लोग वी आर अबाउट टू सेट दैट, बट आप लोग किसी भी प्रकार इसको डाउनलोड कर सकते हैं, तो वहाँ से भी आपके लिए एक प्रकार से हम लोग जो है उपयोगी होना चाहते हैं। तो यही सारी चीज़ें थी आज हमें समझनी थी। हम लोग मिलेंगे कल फिर से इस महत्वपूर्ण और एवं उपयोगी संशोधित संपादकीय विश्लेषण की चर्चा में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। देखते रहिए ग्रोथ मोड यूपीएससी। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और जय हिंद।